हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की बात करते हैं कि 2005 में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया था, कौन लेकर आया था, इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों को फोकस किया था। आज हम इस क्लास में बुझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा पॉइंट रहेगा, यहाँ पर डाल दीजिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक है कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 क्या है। ये किस टाइम पे आया था? ये 2005 में आया था। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। जो पहले चल रहे थे उनको हटाकर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। तो हमको पहले ये जानना है कि ये आया कब, तो पता चल गया कि 2005 में आया था। लेकिन इससे पहले कितने ऐसे और कैरिकुलम आ चुके हैं, नेशनल कैरिकुलम आ चुके हैं, हमें वो भी जानना है। तो इससे पहले ये जो हमारा ये वाला एडिशन था, ये 4th एडिशन था हमारा। ये 4th था 2005। ठीक है, एंड इसके बाद जो आए हमारे यहाँ पर अदर एनसीएफ were published in the year। अब ये देखना है कि हमें कौन कौन सा ईयर में आए। तो इनका जो पहला ईयर था वो हमारा था 1975। पहला ईयर हमारा क्या था? 1975। एंड जो दूसरा ईयर था हमारा वो 1980। एंड जो थर्ड ईयर था हमारा वो 2000। एंड जो हमारा 4th है, इसकी बात हम लोग आज पढ़ेंगे, आज करेंगे, वो हमारा क्या है? 2005। तो पहला जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 पढ़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जो आ चुके हैं वो 3 आ चुके हैं। यानी जो पहला कैरिकुलम आया था वो 1975 में आया था। जो दूसरा नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क आया था वो 1988 में आया था। एंड जो तीसरा आया था नेशनल कैरिकुलम वो 2000 में आया था। एंड जो अभी चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है, यानी 4th एडिशन जो है वो 2005 का है। तो आज हम लोग 2005 की बात करेंगे। चलिए हम इसको रफ करते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि ये कैरिकुलम जो आया है ये किसका इनिशिएटिव, इसको किसने डेवलप किया है, किसके थ्रू आया है, कौन इसको लेकर आया है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है। तो ये सबसे पहले जो इसको डेवलप जिसने किया है, इसको जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को डेवलप किया है, डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। तो हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन हमारा बन सकता है पेपर में कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को किसने डेवलप किया है। तो इनको किसने डेवलप किया है? एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीईआरटी कब आया, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनसीईआरटी हमारा कब आया था? 1961 में आया था। कब आया था ये? 1961। अब एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ये देख लीजिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल है रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया इसमें
नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क कब आया? 2005 में। इससे पहले कब आए थे? इससे पहले 3 और आ चुके थे, 1975, 1988, 2000 एंड 2005। ठीक है, तो फिर इसके बाद इन्हें डेवलप कौन करता है? इन्हें एनसीईआरटी डेवलप करता है। एनसीईआरटी कब आई थी? 1961 को आई थी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये इनका फुल फॉर्म हो गया। ये सब आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। इस टाइम पे ये सारी चीज़ें पूछी जा रही है। अब हमको ये बताना है कि इनको मतलब इनमें जो एनसीईआरटी में किन किन चीज़ों पर फोकस किया है। मेन फोकस ही पूछे जाते हैं, जो आपके क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही पूछे जा रहे हैं कि एनसीईआरटी का फ्रेमवर्क क्या है, वो नया फ्रेमवर्क आया है उसमें कौन कौन सी बातें ऐड करी गई हैं और कौन कौन सी बातें हटाई गई हैं। तो अब हम उनके बारे में बता दें कि जिन बातों में एनसीईआरटी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जो बातें ऐड करी हैं, जिन चीज़ों पे फोकस किया है, वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, उन्हें करना है। 2005 जो कैरिकुलम है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले तो आप इसमें ये चीज़ ये नोट कर लीजिए कि इसमें ये 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। यानी जो एनसीईआरटी 2005 वाला है, आपको इसमें जो है 22 लैंग्वेज पे इन्होंने क्या किया है? ट्रांसलेट किया है। ठीक है, तो आप इसमें ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको लिख लीजिए। एनसीईआरटी 2005 इसका मेन वो क्या है? was translate in 22 languages। ठीक है, तो एनसीईआर जो है 2005 वाला कितनी लैंग्वेज में, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, कितनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए 22 लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट किए गए हैं। अब इनका मेन फोकस किन चीज़ पे था, उनको देखिए कि इनका मेन फोकस कौन सी चीज़ों में था। जो मेन कारण है इनका, मेन जो वो है, ये देखिए। तो अब इनके हम फोकस बताते हैं आपको कौन कौन सा। पहला जो इन्होंने किया है, तो टू द कनेक्ट नॉलेज, यानी बेसिक लाइफ से ऐसा नॉलेज दो जो उनकी बेसिक लाइफ से जुड़ा हो, उनको लाइफ जीने में भी जिसमें आसानी, यानी लाइफ से जुड़ी चीज़ों का नॉलेज उनको जरूर देना चाहिए। ये किसमें कहा गया है? ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में बताया गया है। तो टू कनेक्ट नॉलेज कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ। कैसा नॉलेज हो? जो उनकी लाइफ से कनेक्ट करे। ठीक है, एंड जो सेकंड है इसी में, एंड शिफ्ट लर्निंग कैसे लर्निंग को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं? रोड लर्निंग को शिफ्ट करने, लेकिन रट्टू टोटा नहीं बनाना चाहिए, बच्चों को रट्टू टोटा नहीं बनाना चाहिए। ऐसा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये काम करने की बात कर रहे हैं। इनको कह रहे हैं कि इनको आप रट्टू टोटा मत, रोड लर्निंग मत कराइए इनको, मतलब सिर्फ याद कराने या रटने वाली चीज़ें खत्म करनी है। आप उनको कैसे कह रहे हैं कि टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ एंड शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम द रोड लर्निंग, यानी कि कैसे शिफ्ट करना है रोड लर्निंग को, इन्हें खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि शिफ्ट करना है, मतलब इनको रट्टू टोटा नहीं बनाना। ये पहला इनका फोकस पॉइंट है जो इन्होंने इसमें ऐड किया है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है उसे नोट करिए। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, जो इनका सेकंड पॉइंट है, टू मेक एग्जामिनेशन more flexible without
स्टिल। तो इसमें सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है, टू मेक एग्जामिनेशन मोर फेस्टिवल विदाउट स्ट्रेस। मतलब एग्जामिनेशन का पैटर्न ऐसा करना है बच्चों के लिए कि उनको स्ट्रेस ना हो, मतलब वो भय ना खाए, उससे डरे नहीं करे। एग्जामिनेशन का उनको फोबिया ना हो, एग्जामिनेशन से उन्हें डर ना लगे। इतना फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन लेने की बात कही कि विदाउट स्ट्रेस, मतलब उनको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ऐसा एग्जामिनेशन का पैटर्न बनाना चाहिए। ठीक है। एंड जो थर्ड बात कही गई है वो नोट करिए। जो थर्ड बात कही है उन्होंने लर्निंग विदाउट, वही यशपाल जी ने, जो यशपाल जी लेकर आए थे 1992 में, उन्होंने ये बात कही थी जब उन्होंने मतलब प्राइमरी के लिए जो ये कमेटी उन्होंने बनाई थी, एक ऐसी एजेंसी वो लेके आए थे, जो उन्होंने यशपाल कमेटी आई थी, उन्होंने ही बात कही थी 1992 में, जो उन्होंने कमेटी बनाई थी वही बात इन्होंने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात करी थी। इन्होंने भी वही चीज़ इसमें ऐड करी है, लर्निंग कैसी होनी चाहिए, विदाउट वर्डन। लर्निंग हो लेकिन वर्डन ना हो। ठीक है, ये बात इन्होंने करनी है, लर्निंग विदाउट वर्डन की बात। उनका जो 4 पॉइंट है वो भी नोट कर लीजिए। 4 पॉइंट क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि जैसे पहले हम लोग के टाइम पे क्या था, काफ़ी वो था कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती थी, लेकिन यहाँ पर जो इस फ्रेमवर्क में क्या कहा है कि टीचर अप्रोच को इन्होंने हटाकर इन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपॉइंट किया है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो कैसी अप्रोच होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करी थी। एंड जो 4th पॉइंट इनका था वो कहते थे फोकस ग्रुप डिस्कशन। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको रटूटा ना बनाओ, इनको ग्रुप डिस्कशन कराओ, यानी कि जब वे लोगों के साथ बैठेंगे, उनसे वाद विवाद करेंगे तो एक दूसरे को समझेंगे और नॉलेज का इसमें इन्हेंस होता है, यानी नॉलेज और बढ़ता है। तो इन्होंने ग्रुप डिस्कशन की भी बात की थी। डिस्कशन की बात भी इन्होंने करी थी। इनका 5 पॉइंट था। एंड जो 6 पॉइंट था उसे नोट करिए, यानी कि कैसा फोकस करना है। तो ये कह रहे थे कि आप इन बच्चों के बीच आप कैसा वो कराइए, बच्चों के बीच फोकस कराइए, लेकिन किस टाइप का होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए कि बच्चे एक साथ बैठे, एक दूसरे के साथ वाद विवाद करें, एक दूसरे की थिंकिंग को समझे, एक दूसरे को अपना अपना नॉलेज एक दूसरे को आदान प्रदान करें, ताकि एक्सचेंज करें, जिससे कि उनके बीच में इनको बोलने की प्रवृत्ति होगी, समझने की प्रवृत्ति होगी, डेवलप होगी, और ये एक दूसरे को समझेंगे, इनको इनका नॉलेज धीरे धीरे इसी प्रकार से बढ़ेगा। ये बात इसमें की गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में की गई है। यानी जो इसका 6 पॉइंट है वो देख लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है, टू इनरीच द करिकुलम so that it goes behind टेस्ट। ठीक है, इन्होंने कौन से कैरिकुलम को बिहाइंड, मतलब हर चीज़ आप जैसा नहीं कि किताबी कीड़ा मत बनाइए उन्हें। इनका क्या होता है कि बच्चों को ऐसा कैरिकुलम लेकर आइए कि वो किताबी कीड़ा ना बने, कुछ बेसिक नॉलेज भी, उन्हें बेसिक लाइफ से जुड़ी चीज़ें भी जाने, मतलब कुछ ऐसा नॉलेज हो जो कि उनको समाज यानी सोशल से जोड़ने का काम करे, यानी समाज से जोड़ने की बात भी उन्होंने यहाँ पर करी थी कि सोशल से जुड़े। बिहाइंड ऐसा नहीं आप टेक्स्ट बुक से भी अलग उन्हें पढ़ाई, कुछ अच्छा नॉलेज उन्हें गेन कराइए। एंड इसमें जो 7 पॉइंट है हमारा, he recommended
change in the design of syllabus। तो इसमें इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, यानी जो इनका 7 पॉइंट था इसमें था इस रिकमेंडेशन चेंज इन द डिजाइन ऑफ सिलेबस, यानी सिलेबस को भी इन्होंने क्या डिजाइन करने की कुछ ऐसा सिलेबस लाई जिसको पढ़ने में बच्चों को मजा आए, बच्चे कुछ हंसी खुशी के साथ बच्चे हंस के पढ़े, उसको वर्डन के साथ पढ़ाई ना करें। तो ये चीज़ इसमें इन्होंने क्या, इसमें मेन पॉइंट क्या किया था, इन्होंने डिजाइन करने की बात की थी कि इसको सिलेबस को डिजाइन करिए, यानी सिलेबस में कुछ चेंजेस लाइए, ऐसे बोरियत वाला सिलेबस मत लेके आइए कि बच्चे उनको पढ़कर बोर हो जाए, ऐसा सिलेबस उन्होंने नहीं लाने की बात की थी। सिलेबस में भी ऐसे चेंजेस होने चाहिए जो कि उन्हें सोशल से जोड़े, उनको बेसिक लाइफ से कुछ नॉलेज देने की बात करी गई। एंड जो इनका 8 पॉइंट है, टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कुछ सोचने की क्षमता, कुछ ऐसा करना डेवलप करें कि वो हर प्रॉब्लम को अपने इन प्रेजेंट ऑफ माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करें। Sense of self-reliance and जो 8 पॉइंट, सॉरी 9 पॉइंट है वो इन्होंने प्रमोट की बात करी, कैसा प्रमोट करी, यूनिवर्सल, टू प्रमोट इसको प्रमोट करने की बात की है, टू प्रमोट यूनिवर्सल enrollment and retention up to the age of 4। ठीक है, तो इनका लास्ट पॉइंट था, इस पॉइंट पे इन्होंने क्या करने की बात करी है, आप प्रमोट करिए, कैसा प्रमोट करने की बात करी, यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड रिटेंशन। एज कितनी होनी चाहिए, 14, मतलब इन्होंने कहा कि कुछ अच्छा ऐसा कैरिकुलम लेने की बात इसमें कही है कि आप इतना बढ़िया सिलेबस बनाइए, बिना वर्डन के बनाइए, एग्जामिनेशन को इतना फ्लेक्सिबल बना दीजिए कि बच्चा पढ़ने से डरे नहीं, बच्चे बल्कि मजे लेके पढ़ाई करे। और सारे कैसे प्रमोट करने की बात की, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी 100% प्राइमरी में इन्होंने 100% की जो प्राइमरी लेवल होना चाहिए वो 100% इनरोलमेंट होना चाहिए, यानी एक भी बच्चा 14 ईयर का, यानी 5 ईयर से 14 ईयर के बच्चे में कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं बचना चाहिए जो कि हमारी प्राइमरी एजुकेशन से वंचित रह जाए, यानी सारे बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिले। तो इन्होंने यूनिवर्सल प्रमोट की बात की थी कि सारे बच्चे रिटेंशन होने चाहिए, अप टू कौन से एज तक होने चाहिए, क्लास एज 14 तक होने चाहिए, 5 से क्या, यानी 5 ईयर से लेके 14 ईयर तक सारे बच्चे क्या होने चाहिए, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन उनके पास पहुंचने चाहिए, कोई बच्चा अनपढ़ या गंवार नहीं बचे। थैंक यू क्लास, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।